हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे नागरी लिपि के जो क्या एक निबंध है, इसके लेखक गुणाकर मूल्य थे। इसका एक संक्षिप्त निबंध देखेंगे, यानी पुस्तक में आपको जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए, उन सभी पॉइंट को क्या एकत्रित किए हुए, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस वीडियो को देख ले और अच्छे तरीके से हर एक जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो नागरिक लिपि के संक्षिप्त निबंध हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट के आपकी किताब से ही रिलेटेड है। पहला पॉइंट कह रहा है, जिस लिपि में यह छपा है उसे नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने हुए थे। कह रहा है जो लिखा हुआ है, जो ये लिखे हुए हैं हम, ये सब किस लिपि में है? नागरी या फिर देवनागरी लिपि में है। इसकी शुरुआत कब होगी? इसके टाइप की शुरुआत कब होगी? करीब 2 सदी पहले। कब हो गई थी? जो मतलब नागरी लिपि है या फिर देवनागरी लिपि, इसकी टाइप कब से बनना शुरू हो गया? तो 2 सदी पहले से हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है, संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक पुस्तकें प्रकाशित होती है, जहाँ भी संसार में जहाँ भी अगर संस्कृत या प्राकृतिक पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे किस लिपि में छपती है? तो देवनागरी लिपि में छपती है। अगला पॉइंट कह रहा है, नागरिक के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन से मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नागरिक के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। तो नागरिक आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें दक्षिण भारत में मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से भी मिले हुए हैं। इस लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी लिपि कहते हैं। तो हमें क्या उत्तर भारत से भी मिला हुआ है, सेंट्रल भारत से भी मिला, यानी अलग अलग जगह से क्या हम लोगों को क्या लिपि का क्या मिला है? स्वरूप मिला हुआ है। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख भी हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। जिसे किस लिपि से जानते हैं? नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, कोंकण के शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। कह रहा कोंकण के जो शिलाहार वंश थे, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव वंश, विजयनगर के शासकों, इन जितने भी शासक थे, यानी दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे, उन सभी की लिपि किस नाम से जानी जाती थी? तो नंदी नागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। यानी दक्षिण भारत में जो भी लिपि है उसको किस नाम से जानते थे? नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते थे। अगर देखें पॉइंट के पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि, पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि किस लिपि में? नंदी नागरी के नाम दिया गया। कह रहा पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। कहेगा पहल किस राजाओं के लेखों को नंदी नागरी नाम दिया गया? तो किस राजाओं के? विजयनगर के राजाओं के नाम को नंदी नागरी नाम दिया गया। अगला कह रहा है, केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस से शब्द लिखे मिले थे। केरल के जो भी शासक थे उनके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ देखने को मिला था? वीर केरलस से। क्या देखने को मिला था? वीर केरलस, यानी केरल है बीच में, तो वीर केरलस। ठीक है, तो केरल के शासकों के सिक्कों पर क्या देखने को मिला हुआ था? तो वीर केरलस से। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। कह रहा दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पालियम ताम्रपत्र ये कहाँ है? 9वीं सदी नागरी लिपि में। ठीक है, अगला पॉइंट देंगे। कह रहा है, श्रीलंका के पराक्रमबाहु, विजयबाहु 12वीं सदी शासकों के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिला हुआ था। श्रीलंका के जो पराक्रम बाहु थे, विजय बाहु थे, 12वीं सदी में इनको क्या, इनके सिक्के पर भी कौन सा लिपि देखने को मिला हुआ था? तो नागरी लिपि देखने को मिला हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा अल्पकाल के लिए उत्तर भारत में गजनवी के लाहौर टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर नागरी लिपि देखने को मिले हुए थे। अल्पकाल के लिए क्या, जब भारत में गजनवी आया था, वो लाहौर में रहा था, तो वहाँ के टकसाल में ढाले गए जो भी चांदी के सिक्के थे उस पर भी किस लिपि में देखने को मिला हुआ था? तो नागरी लिपि देखने को मिला हुआ था। जो गजनवी था, तो गजनवी के सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि था और एक तरफ नागरी लिपि था।
जो गजनवी जो सिक्का जो चलवाया हुआ था, ढलवाया था, उसके एक तरफ कौन सी लिपि थी? कूफी लिपि थी और दूसरी तरफ नागरी लिपि थी। तो कूफी लिपि में ये क्या छपवाया था? कलमा। और नागरी लिपि में क्या लिखवाया था? कलमा अंकित कराया था। दोनों में क्या होता है? कलमा अंकित कराया था। कुल कूफी लिपि में कलमा, तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में कलमा अंकित किया था। दोनों मतलब दोनों लिपि को प्रयोग किया था, लेकिन दोनों लिपि में क्या लिखा हुआ था? सिर्फ कलमा लिखे हुए थे। ये थे, ये कब की घटना है? 1028 की के समथिंग में ये बात का जिक्र किया गया है। अगला पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी के समय ही दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि देखने को मिले हुए थे। कहा गया कि किसके समय दक्षिण के चोल राजाओं को सिक्कों पर नागरी लिपि देखने को मिली? तो किसके समय? गजनवी के समय। ठीक है, तो कह रहा है गजनवी के समय ही दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि देखने को मिले। ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे हैं, गजनवी के बाद गौरी, अलाउद्दीन, शेरशाह शासकों ने सिक्कों पर भी कौन सी लिपि खुदवाए थे? नागरी लिपि ही खुदवाए हुए थे। अगला नागरी लिपि यानी लिपि का प्रयोग किया, और जो अपने मतलब वो उस सिक्के पर जो भी चीज़ लिखवाया, लेकिन सिर्फ जो भी लिखे थे वो किस लिपि में लिखा हुआ था? नागरी लिपि में। आगे कहेंगे, अकबर ने एक सिक्का चलवाया जिस पर राम सीता की आकृति थी। अकबर ने भी क्या था? अपने शासनकाल में एक सिक्का चलवाया था जिस पर किसका आकृति था? राम और सीता जी का आकृति था, और इस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द भी अंकित किया गया था। उन्होंने एक सिक्का चला जिस पर किसका तस्वीर था? राम और सीता जी का, जिस पर क्या कुछ रामसीय शब्द लिखवाए हुए थे, जिसको किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में लिखा गया हुआ था। अगला, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, गुजरात के सोलंकी, आबू के परम्पार, बुंदेलखंड के चंडेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही करा। अब उत्तर भारत की बात कर रहा है। उत्तर भारत के जितने भी राजाओं थे उन सब ने भी किस लिपि का प्रयोग किया है? नागरी लिपि का ही प्रयोग किया है। अगला पॉइंट देखें, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में, अर्थात यह सर्वदेशिक लिपि हो चुका था। जब 8वीं सदी से 11वीं सदी में लगभग नागरी लिपि पूरे भारत में अच्छे तरीके से फैल गया था, अर्थात यह सर्वदेशिक लिपि बन चुका था। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहे गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा नागरी लिपि का उत्पन्न हुआ। कहेगा नागरी लिपि का उत्पन्न किसके द्वारा? तो गुजरात के नागर ब्राह्मण द्वारा, क्योंकि वो लोग नागर में रहते थे, इसलिए नागरी लिपि का उत्पन्न किए। क्योंकि सभी नगर में रहते थे, जो कौन सा था? काशी देवनागरी है, और काशी के रहने वाले क्या बोले थे? देवनागरी बोले हुए थे। ठीक है, काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। क्या पड़ा? काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ा। जबकि गुजरात के ब्राह्मणों ने क्या अपनी लिपि का नाम क्या रखे थे? नागरी लिपि रखे थे। कहा गया क्वेश्चन कि नागरी लिपि सर्वदेशिक लिपि कब बना? तो 8वीं सदी से 11वीं सदी में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। कहा गया कि गजनवी ने अपने सिक्कों पर कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? एक कुल्फी लिपि का प्रयोग किया गया था और एक नागरी लिपि का प्रयोग किया था। कहा गया कि राम और सीता का चित्र अंकित किसने सिक्कों पर करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है अगला पॉइंट कर रहा है आपका कि अलबुर्नी ने अपने ग्रंथ 1030 में लिखा कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अलबुर्नी ने अपने ग्रंथ जो लिखा था पुस्तक, उसमें 1030 का जिक्र किया है कि उन्होंने कहा था कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा में क्या है? मालवा में जो पठार है, जो उसमें भी किस लिपि का प्रयोग होता है? तो नागर लिपि का प्रयोग होता है, यानी नागरी लिपि का प्रयोग होता है। अगला का स्पष्ट है कि 1000 के आसपास नागर या नागरी लिपि नाम अस्तित्व में आ चुका था। यानी 1000 से लेकर के 1000 के आसपास क्या होता है? नागर या नागरी लिपि पूरे अस्तित्व में आ चुका था। अगला पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का समागढ़ दानपत्र 754 ईस्वी है। दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख है वो राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग का है, जो कब लिखे हुए थे? तो 754 ईस्वी में लिखे हुए थे। तो दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किसके राजा हो गए? तो राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग का है, जो कब घटना है? 754 ईस्वी में।
अगला पढ़ने का राष्ट्रकूट शासन की नींव दंती दुर्ग ने डाली। दंती दुर्ग के बाद गद्दी पर कृष्णा जो क्या थे, इसके चाचा थे, राष्ट्रकूट कर्नाटक के रहने वाले थे। दंती दुर्ग के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कृष्णा बैठा, जो किसके चाचा थे? दंती दुर्ग के चाचा थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कृष्णा के शासन काल में ही पहाड़ को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया गया था। क्वेश्चन का किसके शासन काल में पहाड़ को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया गया था? तो कृष्णा। कश्य कैलाश, कश्य कृष्णा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कर रहा है 9वीं सदी में राष्ट्रकूट का प्रख्यात शासक, प्रख्यात यानी सबसे प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष था। इसने मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। 9वीं सदी में क्या हुआ? राष्ट्रकूट का एक सबसे प्रतिभाशाली शासक था जिसका नाम था अमोघ वर्ष। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाई। अमोघ वर्ष के शासनकाल के समय जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 में गणित सार संग्रह की रचना की। कहेगा गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो महावीराचार्य। किसके समय ये थे? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के समय थे। कब किए हुए थे गणित सार की संग्रह? 850 ईस्वी में किए हुए थे। एक एक पॉइंट को अच्छे से कॉपी में लिखकर नोट कीजिएगा। अगला पढ़ने का श्रवण बेलगोला से विविध भाषाओं और लिपियों को अनेक लेख मिले हुए हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। यहीं पे जाकर क्या होते हैं, जो मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको क्या होती है, संलेखना विधि से जाकर क्या होती है, अपने शरीर को क्या कहते हैं, मतलब इनकी देहांत कहाँ पे हो गया था? श्रवण बेलगोला जो पहाड़ है उसी पे हुआ था। किस विधि से हुआ था? तो संलेखना विधि से। अगला पॉइंट एंकर है यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्रा अक्षरे बाईं ओर से देखने को मिलती है। ये पॉइंट अच्छा है। कह रहा है यादव राजा जो रामचंद्र के जो ताम्रपत्र था उसमें ए और ओ की मात्रा अक्षर किस तरफ से लिखी हुई देखने को मिलती थी? बाईं ओर से। किस ओर से? बाईं ओर से। ऐसे भी हम लोग हिंदी किस साइड से लिखते हैं? बाईं ओर से लिखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा दक्षिण भारत के सांड प्रदेश से राजा वर्गुन के पालियम ताम्रपत्र मिले। प्रथम ताम्रपत्र की शुरुआत तमिल से होता है। प्रथम ताम्रपत्र की शुरुआत किस भाषा में होती है? तमिल से होता है। ताम्रपत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तमिल से होता है। अगला पढ़ने का मिहिर भोज की ग्वालियर पर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। कहेगा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस नागरी लिपि संस्कृत किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अगला पॉइंट है राजा भोज अपने विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है। राजा भोज थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? विधानुराग के लिए प्रसिद्ध थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि भोज के बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व यानी बेतमा इंदौर। करा भोज के बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोकना विजय तथा कोकना विजय पर्व है, जो कहाँ पे है? इंदौर में है। अगला करा पातदीकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। कह रहे किससे जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं? तो किससे? पाटदीकम से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहते थे, का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का और नाम क्या था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, लेकिन उनका व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिपि को नंदी नागरी कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखक के लिपि को क्या कहा था? नंदी नागरी कहा था। अगला पढ़ने का महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीगढ़ यानी आधुनिक में कहाँ यानी प्रेजेंट में कहाँ है? नांदेड़ के कारण नंदी नागरी लिपि उत्पन्न हुई। कह रहा महाराष्ट्र के
प्रसिद्ध नंदीगढ़ के कारण किस लिपि की उत्पन्न हुई थी? नांदी लिपि की उत्पन्न हुई थी। हमारे पड़ोस देश नेपाली खशकुरा व नेवारी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो क्या कहते हैं? खशकुरा या नेवारी भाषा जो है किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर क्या होता है? ये होता है क्या है? जो ये अक्षर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? एक अतिरिक्त अक्षर होता है मराठी भाषा। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? क में 36 होते हैं। उसी तरह इन लोगों का भी मराठी भाषा में क्या है? शब्द है, लेकिन उन लोगों क्या, हम लोगों के शब्दों से एक शब्द क्या इन लोगों का ज़्यादा है, जो ये है। अगला, ऐसा कहा जाता है कि बंगाली लिपि नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य। ऐसा कहा जाता है कि जो बंगाली लिपि है वो नागरी लिपि की पुत्री नहीं है, लेकिन बहन तो आवश्यक है। तो नागरी लिपि क्या है? बंगाली क्या है? नागरी लिपि की बहन है। बंगाली क्या है? बहन है। बस बंगाली बस बहन है। क्या नहीं है? तो पुत्री नहीं है। 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन प्रारंभ होता है। 13वीं सदी से क्या होता है? इस्लामी शासकों का शासन क्या हो जाता है? शुरुआत अच्छे तरीके से होने लगता है। ठीक है, जैसे गुलाम वंश आ गया, उसके बाद खिलजी वंश, उसको मतलब धीरे धीरे ऐसे वंश करेगा, मतलब अच्छे तरीके से भारत में पकड़ बना लिए थे। अगर अपन करें, हिंदी के आदि कवि सरहपाद के दोहा केस की तिब्बत से हस्तलिपि मिली, वह 10वीं से 11वीं सदी की लिखी लिपि है। क्या कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि सरहपाद के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है, वह 10वीं से 11वीं सदी की लिखी लिपि है। ठीक है ना। देखिए, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट हो गया था इसमें, तो इसको एक एक पॉइंट को आप लोग क्या अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी। जब तक आप कॉपी में नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखो और उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपसे बन जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।